नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन लाइट में। आज हम लोग भारत के भूगोल का टॉपिक नंबर 13 करने वाले हैं, भारत की मिट्टियाँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले उस वीडियो को जा कर के चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। बहुत कम समय में बहुत सारा वन लाइनर क्लियर किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा है जो है वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे क्या है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको बांगर के नाम से जाता है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, उसको दो तरह के होता है, देखिए ध्यान में रखिएगा। एक है खादर और एक है बांगर, ठीक है। तो जो पुरानी वाली होती है उसको बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो नई वाली होती है, नई जलोढ़ मिट्टी, तो उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? हम लोग हमेशा नया वाला चीज़ खाना पसंद करते हैं, नया नया डिश, नया नया चीज़ को हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो नई चीज़ पे खादर, तो जो बच गया वो बांगर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी हुई है? ठीक है, भारत के जो उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है वो कैसे बनी हुई है? ये तल के लोचन से बनी है, जिसको तलोचन बोलते हैं, ठीक है। गंगा नदी का जो बहाव होता है उसमें जो मिट्टी आ करके बहता है और धीरे धीरे वो मैदानी इलाका में बैठ करके जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है और इसी प्रक्रिया को तलोचन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है कितना मीटर लगभग? ठीक है, गंगा का जलोढ़ मिट्टी है ना, मेन जो ऊपर वाला सरफेस है उससे कितना मीटर नीचे तक है? मान लिए गंगा का सतह है तो उससे नीचे 600 जो है 600 मीटर तक जलोढ़ मिट्टी है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? अभी हमने आपको समझा दिया खादर और बांगर, ठीक है। तो जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता किसमें होती है? ये लाल मिट्टी में होती है, ठीक है। न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता लाल मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। इसमें आप डालिएगा पानी के साथ घुल के वो बह जाएगा, इसीलिए ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए इसमें डालने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर फैली हुई है? प्रायद्वीपीय आप लोग समझते हैं, जो इस तरह का जो भारत का नक्शा होता है, ये तो जो तीन तरह से इधर 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 सब जगह जो पानी से घिरा हुआ है ना, उसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर फैली हुई है? प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत, ये काली मिट्टी है, ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? ये काली मिट्टी होती है। हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास होता है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो लावा का प्रवाह होता है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? अभी हम लोगों ने इसके बारे में जाना कि कपास के। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, काली मिट्टी में, ठीक है। ये क्या होता है ना कि बहुत ही दलदली तरह का मिट्टी होता है ना, इसके अंदर जो है पानी जो है घुसने के बाद निकल नहीं पाता है। पानी का एब्जॉर्प्शन क्षमता बहुत अधिक होता है काली मिट्टी में, ठीक है। इसी कारण इसमें सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन जो है बेसॉल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो रेगूर मिट्टी। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, रेगूर मिट्टी जो है काली मिट्टी का लोकल नेम है, ठीक है ना।
कहीं कहीं जगह विशेष पे चीज़ों का, अब जैसे बिहू हो गया, नए साल हम लोग हर जगह नया नया मनाते हैं, तो नाम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो वही रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही बोलते हैं, उसका लोकल नाम है काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वहाँ पे है रेगुर किसका नाम है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी, कपास में मिट्टी यानी कि क्योंकि इसमें कपास का फसल अच्छा होता है इसीलिए उसको बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय चरजोनम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय चरजोनम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उसका स्थानीय नाम है। जैसे हवा बहती है तो एक क्षेत्र विशेष में उसका नाम चेंज हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ें। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी है, अभी मैंने आपको बताया कि काली मिट्टी है, इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं यानी होती यानी कि कम होती है, जिसके कारण इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है और कपास को पानी का बहुत अधिक आवश्यकता होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार अभी हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी आते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जो केरल का भाग है ना, अभी में केरल के भाग में ये लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। भारत में कौन से मृदा समूह लोहे की अधिकता होने के कारण अनुर्वर होता है। अनुर्वर का मतलब होता है अनुपजाऊ, अनुपजाऊ मतलब होता है जो कम उपजाऊ हो, बंजर होने के कगार पे हो, वो है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। इसमें जो लोह है होता है लाल मृदा बहुत ज्यादा वो लाल होता है, उसमें लेटेराइट का मात्रा अधिक होता है जिसके कारण वो अनुपजाऊ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है। तो धान की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है, ठीक है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है, ये दोमट मिट्टी होती है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, ये ऑप्शनल है, तो आप जब कुछ 4 ऑप्शन आएगा तो उसमें यही है वन रोपण द्वारा, ठीक है ना। जो वन का जो जड़ होता है वो मिट्टी को बांध के रखता है जिसके कारण वह पानी में घुल के बहता नहीं है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है, ये काली मिट्टी है, पढ़ लिया हमने। चलिए नेक्स्ट है मखरेला यानी कि लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी जो होता है ये परिणाम होता है निथरन या फिर लीचिंग का, इसको समझिए अच्छे से। ये क्या होता है ना कि जो चट्टान होता है उसमें पानी जब उस रास्ते से होकर गुजरता है तो उसमें जो आवश्यक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो भी पानी में साथ में घुल करके वहां से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण जो लेटराइट मिट्टी होती है वो बहुत ही अनुर्वर हो जाती है और उसमें सिर्फ जो है ना लोहे का मात्रा बच जाता है, ठीक है। तो ये मखरेला जो है ये निथरन का परिणाम होता है, यानी कि जो पानी के साथ मिनरल्स और जो आवश्यक तत्व होते हैं मिट्टी का वो बहने के बाद जो बचते हैं उसको मखरेला या लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। ये किस प्रक्रिया के कारण होता है, ये निथरन या लीचिंग के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है अपरदन के प्रकारों में से किसके प्रकार चंबल के खंडर बने हैं। जो चंबल के जो खंडर बने हुए हैं, खड यानी कि गड्ढे बने हुए चंबल के घाटी में, वो किसके कारण बने हुए, अवनलिका के कारण बने हुए, यानी कि नली के कारण। अभी हमने निथरन आपको समझाया कि पानी का जो प्रवाह होता है उसमें मिट्टी के जो आवश्यक तत्व घुल करके बह जाते हैं, तो जिस रास्ता से पानी का बहाव हो रहा है कुछ दिन बाद जो होता है वो पानी सूखने में वो गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के कारण चंबल में अवनलिका यानी कि गली, या हम लोग अपना आम भाषा में उसको नली बोलते हैं, पतली पतली नलियां, उसका निर्माण हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है काली मिट्टी में, कलर भी इसका ब्लैक होता है। चलिए नेक्स्ट है किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है, ठीक है।
जो कौन सी ऐसी प्रकार की मिट्टी है जिसमें जिप्सम का हम लोग प्रयोग करके उसे काम के लिए ला सकते हैं, तो ये अम्लीय मिट्टी होती है। अम्लीय जो मिट्टी होती है उसमें हम लोग जिप्सम का प्रयोग करने से उसका स्वभाव क्षारीय होने लगता है, जिसके कारण फिर उसे हम पीएच बैलेंस करने के बाद जो है उदासीन के लगभग 6 और 7 के बीच जब हम लाएंगे उसके बाद हम लोग उसमें खेती कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर बहुत अम्लीय होगा फिर भी उसमें फसल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा फिर भी उसमें फसल का उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है? यह है राजस्थान। अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। चलिए वो टॉपिक हो गया, हम लोग थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 नंबर है सिंचाई के साधन। चलिए, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई का जो प्रमुख साधन है मेनली कुआं और नलकूप है। कुआं और नलकूप है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? हमारे भारत में टोटल सिंचाई को 100 मान ले तो उसमें नहर का भागीदारी 31.1% है। कितना है? 31.1% है। नेक्स्ट है, देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? अभी हमने पढ़ा कि प्रमुख संसाधन कुआं और नलकूप है, तो सबसे ज्यादा इसका भागीदारी होगा तो कितना है? ये 56% है, सबसे ज्यादा, यानी आधे से भी अधिक है, 56%। क्लियर है? नेक्स्ट, देश के कुल सिंचाई क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? तो मात्र 6% है। तालाब से जो है वो मात्र 6% है। भारत के किस भाग में जो है तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? ठीक है, ये दक्षिणी भाग है। ठीक है ना, भारत को मेनली जो है मिट्टी और पहाड़ों के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। नेक्स्ट, किस राज्य का सर्वाधिक जो है कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित होती है? तो सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई तमिलनाडु में होती है। ता से तमिलनाडु, तालाब दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में जो नहर द्वारा सिंचाई में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? वो पंजाब है। इंदिरा गांधी नहर जानते हैं ना? ठीक है, हरित क्रांति का जन्मदाता उस नहर को माना जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। अब नेक्स्ट है कि कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान नहर के नाम से जानते हैं, किस नदी से जल मिलता है? इस नहर को जो है सतलज नदी से जल मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट, सारण नहर जो है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये गंडक नदी से निकलती है। किस नगर से निकलती है? ये गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये बिहार का नहर है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है। किस नदी से? गंडक नदी से आता है। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो ये इंदिरा गांधी नहर है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ें। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, यानी कि पूरा जो 100 मान लेते जिसमें कि 47.78% लगभग लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। ठीक है, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी परियोजना, माटीला बांध परियोजना। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना होता है छोटे एवं बड़े स्तर पे, सबसे ज्यादा उन्हीं से सिंचाई का जरूरत पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ठीक है, असिंचित खेती का मतलब ऐसा नहीं कि बिना पानी का हो जाएगा, उसमें पानी का मात्रा बहुत कम होता है, यानी न के बराबर। छिड़काव विधि से ही उसमें जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है।
ठीक है। तो ये होता है दक्कन के पठार में, ठीक है, क्योंकि वो ऊंचाई पे बसा हुआ है, पानी का वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, पानी को नलकूप वगैरह से निकालने में दिक्कत होती है, इसीलिए वहाँ पे ऐसे फसल का उपयोग किया जाता है जो कम पानी का यूज करे। ठीक है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, अभी हमने इसको देख लिया, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? जो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए इसको देखे 3 बार ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है। तो इसका सही जवाब है सही। पहला है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन को सुधार करना, तीनों ही इसके लक्ष्य हैं। चलिए आज इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो समय वेस्ट मत कीजिएगा बिल्कुल भी। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।